साथियों, पिछले लेक्चर में अपन ने सीमांत लागत एवं अवशोषण लागत का तुलनात्मक अध्ययन विभिन्न परिप्रेक्ष्य में किया था, जिसमें सीमांत लागत का निर्धारण कैसे होता है, अवशोषण लागत में कुल लागत का निर्धारण कैसे होता है, स्टॉक का मूल्यांकन इन दोनों ही लागत लेखांकन पद्धति में किस प्रकार से होता है और स्टॉक के मूल्यांकन में जो अंतर आता है उसका लाभ पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की और अंत में सीमांत लागत लेखांकन और अवशोषण लागत लेखांकन में अंतर क्या है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की। जो जानकारी अपन ने पिछले लेक्चर में प्राप्त की थी उसको उदाहरण सहित समझने के लिए आज अपन एक आसान एग्जाम्पल लेंगे, जिसकी सहायता से अपन अवशोषण लागत लेखांकन और सीमांत लागत लेखांकन के अंतर्गत लाभ किस प्रकार से ज्ञात करते हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आपकी स्क्रीन पर एक उदाहरण है, लिखा है निम्नलिखित लागतें 3 वर्षों में वर्ष 2011 से 13 तक प्रति वर्ष जो व्यय की गई, जबकि वार्षिक उत्पादन 10,000 इकाइयां था। The under-mentioned costs are incurred in each of the 3 years, that is 2011 to 2013, when output annually is 10,000. दिया हुआ है मटेरियल 6 लाख रुपए खर्च हुए, लेबर में 3,50,000, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड में 1,50,000, फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड में 2 लाख। वर्ष 2011 में केवल 8,000 इकाइयाँ बेची गई, 2012 में 10,500 इकाइयों का विक्रय हुआ तथा 2013 में 11,500 इकाइयाँ बेची गई। तीनों वर्ष में विक्रय मूल्य समान रूप से 150 रुपये प्रति इकाई था। सीमांत लागत लेखांकन पद्धति के तहत तीनों वर्षों का लाभ ज्ञात कीजिए। प्रथम आगत प्रथम निर्गत, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड को आधार मानिए। तो अब आप अच्छी तरह से जानते हैं कि अंतिम स्टॉक वर्ष 2011 के अंत में 2,000 इकाइयों का रहेगा, क्योंकि 2011 में 10,000 इकाइयाँ उत्पादित हुई और बिकी है 8,000, तो अंतिम स्टॉक ऑटोमेटिक 2,000 का रह जाता है। इसी तरह से वर्ष 12 में 1,500 इकाइयों का अंतिम स्टॉक रहेगा, क्योंकि 2,000 ओपनिंग स्टॉक था, 10,000 उत्पादित हुई, तो टोटल हो गई 12,000 और बेची है 10,500। आपके क्वेश्चन में स्क्रीन पर दी है, तो 12 में से 10,500 चली गई, तो 1,500 इकाइयाँ स्टॉक में रह गई वर्ष 2012 में। अब 2013 में 1,500 ओपनिंग स्टॉक था और 10,000 उत्पादित हुई, तो टोटल हो गई 11,500। 11,500 ही पूरी बेच दी, तो क्लोजिंग स्टॉक कुछ भी नहीं रहेगा, शून्य हो जाएगा। तो आगे आपके स्क्रीन पे आ रहा है तीनों ही सालों का कंपेरेटिव, कि भाई एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में अपन कैसे प्रॉफिट निकालेंगे, स्टॉक का मूल्यांकन कैसे होगा और मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में कैसे होगा। आपकी स्क्रीन पर है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सबसे पहले लिखा है ओपनिंग स्टॉक। जैसा कि आप जानते हैं कि 2011 में ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, डैश हो गया। इसके बाद कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन या कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड, पीछे आपने क्वेश्चन में देखी थी, जो भी कॉस्ट लगी है उसकी टोटल 13 लाख दी हुई है, वो 13 लाख अपन ने यहाँ लिख दिए, तो टोटल 13 लाख हो गए। उसके बाद लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, तो क्लोजिंग स्टॉक लेस होते ही
प्रति इकाई दर क्या हुई, 10,000 इकाइयाँ बनी हैं और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 13 लाख। तो 13 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, तो 130 रुपये पर यूनिट वैल्यूएशन आई। तो 130 रुपये को गुना कर दिया 2000 से, तो 2,60,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब यहाँ बिक्री आपको दी हुई है 150 रुपये प्रति इकाई, तो प्रॉफिट बाद में निकलेगा। पहले सेल्स लिख दो, 8,000 इंटू 150, तो 12 लाख हो गए। 12 लाख सेल्स है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 10,40,000 है, तो डिफरेंस 1,60,000 प्रॉफिट आ गया। 2011 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग सिस्टम में, 2012 बाद में डिस्कस करेंगे। अब नीचे स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अंडर मार्जिनल कॉस्ट। जैसा कि आप जान चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग में स्टॉक का मूल्यांकन वेरिएबल कॉस्ट के आधार पर होता है। दिए हुए क्वेश्चन में आपको पता है कि 6 लाख रुपए मटेरियल है, मटेरियल वेरिएबल होता है, लेबर 350 है, वो भी वेरिएबल है, और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड 150 है। तो इन तीनों की जोड़ 11 लाख होगी। आप चाहें ये तीनों अलग अलग लिख सकते हैं या डायरेक्ट लिख लिया गया है, क्योंकि कॉस्ट शीट बनानी आप सबको आती है। तो अब यहाँ देखिए नीचे ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है 2011 में, कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड 11 लाख ही ऐसे आए हैं, तो लेस हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो जैसा कि अपन समझ चुके हैं कि मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम में स्टॉक का वैल्यूएशन वेरिएबल कॉस्ट पे होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रति इकाई 110 रुपये आई। कैसे आई कि 11 लाख डिवाइडेड बाई 10,000 यूनिट्स बने हुए हैं, तो 110 रुपये प्रति इकाई। क्लोजिंग स्टॉक है 2,000 यूनिट्स, तो 2,000 इंटू 110 रुपये से गुना किया, तो 2,20,000 आ गया क्लोजिंग स्टॉक। 11 लाख में से ये जब घटा लेंगे तो शेष राशि बच जाएगी 8,80,000। अब इस 8,80,000 में फिक्स कॉस्ट को जोड़ा जाएगा, एड फिक्स ओवरहेड, जो कि आपके क्वेश्चन में दिए हुए हैं 2 लाख, वो जोड़ दिए, तो टोटल कॉस्ट आ गई 10,80,000। सेल्स वैल्यू वही है, क्योंकि 8,000 इकाइयाँ बिकी है, तो 8,000 इंटू 150, तो 12 लाख रुपए सेल्स है, तो डिफरेंस आ गया प्रॉफिट 1,20,000। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में जो आपका प्रॉफिट हुआ 1,60,000, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में 1,20,000। कारण सीधा सा है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में, जैसा कि अपन पढ़ चुके हैं, जो फिक्स ओवरहेड है वो शामिल किए गए हैं, तो फिक्स ओवरहेड का पार्ट क्लोजिंग स्टॉक में आगे चला गया, इसलिए वहाँ कॉस्ट कम हो गई, प्रॉफिट बढ़ गया। जबकि यहाँ पे फिक्स कॉस्ट मार्जिनल कॉस्टिंग में पूरी वसूल हो गई, इसलिए लाभ घट गया। अब 2012 देखिए आप, 2012 में एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ओपनिंग स्टॉक है 2,60,000। आप जानते हैं कि 2,60,000 कहाँ से आया, जो 2011 का क्लोजिंग स्टॉक है वही 2012 का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। एज इट इज कॉस्ट वही 13 लाख आ गई, टोटल हो गया 15,60,000। चूंकि आप अच्छी तरह से जानते हैं, कुछ भी नहीं लिखा हो तो, पर यहाँ तो लिखा है कि जो बेचने का सिस्टम होता है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक बिकेगा, फिर जो प्रोडक्शन हुआ वो बिकेगा। तो क्लोजिंग स्टॉक में कौन सा माल रहेगा, जो बना है वो, तो बना उसकी कॉस्ट कितनी है, 13 लाख डिवाइडेड बाई 10,000, तो 130 रुपये प्रति इकाई। तो 130 रुपये को जब 1500 इकाइयों से गुणा करेंगे, जैसा कि अपन ने अभी डिस्कस किया, तो 1,95,000 आ जाएंगे। ये 1,95,000 घटा लो 15,60,000 में से, 13,65,000 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब चूंकि अपन ने इकाइयां बेची है 10,500, तो इनको 150 से गुणा कर लो। 10,500 को 150 से गुणा करेंगे तो 15,75,000 आ जाएंगे। तो 15,75,000 में से 13,65,000 जब अपन घटाएंगे तो प्रॉफिट आ गया 2,10,000। ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत प्रॉफिट की कैलकुलेशन होगी। अब इसी तरह से अपन
आगे चलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम है, ये जान के 3 साल का बनाया हुआ है ताकि जो थ्योरी अपन ने पढ़ी है वो पूरी आपके समझ में आ जाए। अब मार्जिनल कॉस्टिंग सिस्टम के अंतर्गत 2012 में ओपनिंग स्टॉक आया 2,20,000। चूंकि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वो की वो रहेगी 11 लाख, तो टोटल हो गया 13,20,000। क्लोजिंग स्टॉक का जो मूल्यांकन है वो वही 110 रुपये, 11 लाख बटा 10,000, क्यों फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है तो उस पर ही होगा। तो 1,500 इंटू 110 तो 1,65,000 हो गए। तो ये घट गए तो 11,55,000 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। इसमें ऐड कर दिए फैक्ट्री ओवरहेड्स 2 लाख, तो टोटल आ गई 13,55,000। सेल्स तो वही है जो बिकी है 10,500 इंटू 150 तो 15,75,000 कॉमन ही चलेगा। तो सेल्स में से जब टोटल कॉस्ट घटेगी 13,55,000 तो 2,20,000 प्रॉफिट आ गया। यहाँ प्रॉफिट क्यों बढ़ गया है? क्योंकि ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू कम थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तुलना में, और क्लोजिंग स्टॉक है उसका मूल्यांकन वेरिएबल कॉस्ट पर होते हुए भी मात्रा कम थी, इसलिए प्रॉफिट बढ़ गया। इसी तरह से आप 2013 का खुद एक बार जो सॉल्यूशन है उसको चेक करें। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को फ़ोन करके पूछ सकते हैं। इस तरह से ये अपन ने जानकारी प्राप्त की कि मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग के अंतर्गत किस तरह से प्रॉफिट की गणना की जाती है। इसके बाद अपन एक और उदाहरण डिस्कस करेंगे जिसके अंतर्गत एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग और मार्जिनल कॉस्टिंग के अंतर्गत, जिनमें कि डिटेल में सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड भी आएंगे, प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड भी आएंगे, तो थोड़ा डिटेल में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ रहा है, एग्जाम्पल 4।